नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जनसुराज का बिहार में राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर निर्भर करता है। लेकिन जनसुराज के बिहार की राजनीति में एंट्री से बिहार की पुरानी और स्थापित पार्टियां बेचैन जरूर हो रही हैं, और बेचैन होना लाजमी भी है, क्योंकि मैदान में कोई नया खिलाड़ी आता है तो उसके हर चाल को, हर रणनीति को समझने परखने की जरूरत होती है और उसी अनुसार अपनी रणनीति भी बनानी पड़ती है। वही काम बिहार के सभी राजनीतिक दल आज कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। मोर्चाबंदी, अपने संगठन को मजबूत करना, अपने जातीय समीकरण को सुरक्षित करना, ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। और उसी कड़ी में आप देखिएगा कि आरजेडी की तरफ से, देखिए आरजेडी में कितनी बेचैनी है उसका अंदाजा आपको आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र से लग गया होगा कि उन्होंने पत्र लिखा कि जनसुराज में बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उसे रोकना होगा, तो उससे पता चल गया होगा। और ये बात आरजेडी अच्छी तरीके से जानती है कि अपने पार्टी को अगर मजबूत करना है और विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें जीतना है 2025 के, तो बहुत सारी तकियानूसी चीजों को छोड़नी पड़ेगी। और इसी कड़ी में हिना साहब से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने पटना में आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर मुलाकात की। देखिए, हिना साहब ने आरजेडी नहीं छोड़ा, न आरजेडी ने उनको निकाला। भले ही 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा और आरजेडी ने अपनी पार्टी के सिंबल पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा, लेकिन जो प्रदर्शन रहा हिना साहब का वो काफी बेहतर रहा आरजेडी से। करीब 3 लाख के करीब में वोट आया और आरजेडी वहां तीसरे नंबर पर रही। हिना साहब चुनाव जरूर हार गई, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर मजबूती से चुनाव लड़ा और ये साबित कर दिया कि उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो आज जो ये मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी की मजबूरी है, क्योंकि चाहे वो सिवान हो, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो सारण हो, इन सब तमाम जिलों में, अन्य कई और जिलों में हिना साहब का प्रभाव है। और सारण में तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की जो हार हुई, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी रहा, हिना साहब का भी फैक्टर रहा। तो हम कह सकते हैं कि आरजेडी ने अपनी तरफ से पहल की और जो भी गिले शिकवे थे उनको दूर करने की कोशिश की। गिले शिकवे क्या थे? आरजेडी ने हिना साहब को वो महत्व नहीं दिया, जबकि आरजेडी को बनाने में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहे सिवान से, 96, 98, 1999 और 2004 में। जब उनको सजा हो गई तब हिना साहब को मैदान में उतारा गया आरजेडी की तरफ से ही। 2009, 2014 और 2019 3 बार हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और हार गई। चौथी बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वहां भी हार मिली, लेकिन इससे उनका महत्व दिखाई दिया। अब आरजेडी की तरफ से उनको मनाने का प्रयास किया गया कि भाई विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर हिना साहब को पार्टी में तवज्जो दी जाए, और उन्होंने इसी सिलसिले में ये मीटिंग कराई गई। हिना साहब चाहती हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। अब इस बार
का जो उपचुनाव हो रहा है राज्यसभा का, उसमें 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन संख्या के आधार पर देखें तो दोनों सीटें जो हैं करीब करीब एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी संभावना कम है। हालांकि वो पहले ही जाना चाहती थी। पिछली बार जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो हिना साहब की इच्छा थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन उस समय संजय यादव और मीसा माफ कीजिएगा मनोज झा को पार्टी ने भेज दिया था। इससे भी उनकी नाराजगी बढ़ी थी। नाराजगी के कई कारण हैं। जब कोरोना काल में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हुई तो उस समय आरजेडी की तरफ से, पार्टी की तरफ से जिस तरह का आचार व्यवहार होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो ये सब कारण हैं। लेकिन अब उनको सारे गिले शिकवे दूर करके पार्टी में फिर से सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है और वो हो भी गया है। उसमें बहुत कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो हिना साहब के बेटे हैं उसामा और उनकी बहू, उनको भी राजनीति में विधानसभा चुनाव में मौका मिले, तो ये तमाम बातें हुई। पर यहां मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनसुराज एक बड़ा फैक्टर इसलिए बन रहा है। देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा ना, उसमें अल्पसंख्यकों का, खासतौर पर मुसलमानों का महत्व काफी बढ़ने जा रहा है और इसकी बड़ी वजह है जनसुराज। जनसुराज ने ऐलान किया है कि जातीय गणना में जिस जाति की संख्या जितनी होगी या जिस धर्म, जैसे मुसलमानों की संख्या 17% है, तो उसी आधार पर उनको टिकट देगी जनसुराज। तो निश्चित तौर पर अगर 17% मुसलमान हैं तो उनको उसी आधार पर अगर टिकट मिलता है तो इतने टिकट तो कभी मिले नहीं है मुसलमानों को। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं। उसी तरह से यादवों को भी फायदा हो सकता है। उनका भी जो प्रतिशत है 13-14% है, 14-15% से, माफ कीजिएगा, 14-15% है, तो उनको भी उसी आधार पर टिकट मिलेगा। तो ये जो 2 MY हैं, ये मूल आधार है आरजेडी के, और इसी पर सीधा निशाना किया है जनसुराज ने। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी थी और इसी को भांपते हुए आरजेडी ने अपनी तरफ से ये प्रयास शुरू कर दिया है। प्रयास यही नहीं है बल्कि काफी एक्टिव हो गए हैं तेजस्वी यादव, और वो लगातार जिला अध्यक्षों से, अपने पार्टी के जिला अध्यक्षों से बात कर रहे हैं। संगठन में उचित संख्या में अल्पसंख्यकों को अवसर मिले, इस पर भी बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो दिन अब गए कि अल्पसंख्यक केवल नाम पर वोट दे देंगे। अगर उनको दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है उधर चले जाएं। इस आशंका को देखते हुए आरजेडी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले ये था कि अल्पसंख्यक कहीं नहीं जाएंगे, वोट तो उन्हीं को ही देंगे, चाहे उनको टिकट मिले नहीं मिले। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं, तो निश्चित तौर पर उसको भी उस तरीके से देखना होगा और पार्टी भी उसी आधार पर देख रही है। तो कहीं ना कहीं जनसुराज के एंट्री से बिहार में जो पुरानी पार्टियां हैं, पहले से जो मौजूद हैं पार्टियां, उनमें बेचैनी जरूर है और विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से सजग हो रही हैं ताकि उनका वोट बैंक जो है उसमें बिखराव ना हो। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।